सुप्रभात बच्चों। अपना संकल्प के 12th बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पिछले क्लास में अंडाणु के उत्पादन की कहानी देखे थे और उससे पहले शुक्राणु के उत्पादन की जानकारी प्राप्त किए थे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लैंगिक जनन के अंतर्गत जो प्रमुख घटनाक्रम है उसमें युग्मकों का निर्माण होना और उसके स्थानांतरण के फलस्वरूप दोनों युग्मकों का आपस में संलयित होना, फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स की घटना अनिवार्य होती है और इस घटना को हम निषेचन के नाम से जानते हैं। दोनों प्रकार के युग्मकों का आपस में संलयित होना निषेचन होता है। तो शुक्राणु अर्थात नर युग्मक, अंडाणु अर्थात मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया हम लोग देख चुके और अब निषेचन की क्रिया हमें देखनी है। लेकिन निषेचन की क्रिया को देखने से पहले हमें शुक्राणु और अंडाणु की रचना का थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। उस रचना के अध्ययन के आधार पर हमें इस बात को समझने में सुविधा होगी कि किस प्रकार शुक्राणु अंडाणु से संलयित होते हैं। आपको यह समझ में होनी चाहिए कि शुक्राणु जो नर युग्मक है उसमें पाया जाने वाला केंद्रक और अंडाणु जो मादा युग्मक है उसमें पाया जाने वाला केंद्रक अगुणित अवस्था में है और ये दोनों जब मिलेंगे अर्थात इन दोनों के बीच संलयन अर्थात निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी, तब पुनः वो दोनों डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में होंगे। तो हम युग्मकों की रचना के अंतर्गत पहले शुक्राणु की रचना देखेंगे और फिर अंडाणु की रचना देखेंगे। युग्मकों की रचना के क्रम में सबसे पहले नर युग्मक अर्थात मानव शुक्राणु की रचना को हम लोग देखें। यह रचना अपने आप में एक छोटे एक कोशिकीय जीव की तरह इसकी रचना होती है और रचनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इसके 3 स्पष्ट भाग होते हैं। एक यह पोर्शन है जिसको सिर कहा गया है, हेड वाला पोर्शन, ये ग्रीवा और ये मध्य भाग और इससे लास्ट में जो ये छोर है इसे पूंछ या टेल कहते हैं। अब हम इसको जीव विज्ञान के कोशिका की रचनात्मकता की कसौटी पर कसें तो आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां दिखाया जा रहा है कि सिर का जो ये अगला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये अपेक्षाकृत मोटा दिखाई दे रहा है जिसको एक्रोसोम कह रहे हैं हम लोग। यह गोल्जी काय, आपको पता होगा कि हमारे कोशिका में गोल्गी बॉडी एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। तो शुक्राणु के इस एक्रोसोम में गोल्जी बॉडी की उपस्थिति होती है। ग्रीवा वाले पोर्शन में सेंट्रियोल पाए जाते हैं जबकि मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होती है। शुक्राणु के केंद्रक जो निषेचन की क्रिया में अंडाणु के केंद्रक से संलयित होंगे वह इसके सिर के मध्य भाग में, सिर वाला पोर्शन है इसके मध्य भाग में इसकी उपस्थिति होती है और इस शुक्राणु के संपूर्ण मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया का पोर्शन है वहां से एक पतली धागे नुमा रचना निकलती है जिसको एक्सोनीमा कहते हैं और यह पूंछ के बाहर तक जाती है। अब रॉल अगर किसी अंग का देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका पूंछ की है।
पूंछ वाला पोर्शन ही वह महत्वपूर्ण अंग है जिसके कारण शुक्राणु को गतिशीलता मिलती है। और आपको जानकारी, पिछले क्लास के वीडियो को देखा होगा आपने, तो मैं बताया था कि योनि के माध्यम से जब वीर्य अस्खलित होते हैं तो बड़ी संख्या में शुक्राणु गर्भाशय तक पहुंचते हैं और वो तेजी से गतिशील होकर अंडवाहिनी अर्थात फैलोपियो नलिका की ओर बढ़ते हैं। मतलब शुक्राणु अपने अपेक्षित निषेचन के कार्य को संपादित कर सके, इसलिए उसमें गतिशीलता का होना अनिवार्य होता है। और शुक्राणु को गतिशीलता इसी पूंछ वाले भाग की सक्रियता से होती है। अब जब शुक्राणु गतिशीलता के साथ पहुंच जाती है अंडाणु के पास, तब एक बहुत बड़ी चुनौती होती है अंडाणु के बाह्य दीवार को तोड़कर उसके अंदर प्रविष्ट करने की, क्योंकि अंडाणु की जो बाह्य भित्ति होती है वो सामान्य से अपेक्षाकृत अधिक मजबूत होती है और वहां उस दीवार को, उस भित्ति को भेदने में, उस भित्ति को पेनिट्रेट करने में, उसको तोड़ने में इस एक्रोसोम की भूमिका होती है, जो शुक्राणु का यह अपेक्षाकृत सिर वाला भाग में आगे वाला मोटा भाग है। इस प्रकार हम मानव शुक्राणु के रचना और उसके कार्य को इन शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। मनुष्य के नर युग्मक या शुक्राणु वीर्य या स्पर्म के रूप में मादा जनन तंत्र में योनि के माध्यम से प्रवेश करते हैं। एक परिपक्व शुक्राणु की रचनात्मक स्थिति को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला सिर, दूसरा मध्य भाग और तीसरा पूंछ। सिर सबसे आगे अंडाकार स्वरूप में होते हैं, जिसका सबसे आगे का भाग अपेक्षाकृत मोटा होता है। यह गोल्जी काय से बना एक्रोसोम कहलाता है। इसमें केंद्रक की उपस्थिति भी होती है। सिर के ठीक नीचे ग्रीवा वाले भाग होते हैं, जिसमें सेंट्रियोल पाए जाते हैं। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होती है और पूंछ कोशिका द्रव से युक्त रचना होती है, जिसमें एक्सोनोमा के रूप में एक पतली धागे जैसी रचना पाई जाती है, जो पूंछ के बाहर तक आती है। शुक्राणु के सबसे अग्रस्थ भाग में स्थित एक्रोसोम निषेचन के समय अंडाणु की भित्ति को भेदने का कार्य करता है, जबकि पूंछ वाले भाग के कारण शुक्राणु को गतिशीलता की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नर युग्मक या शुक्राणु का अंतिम उद्देश्य क्या है? निषेचन को कंडक्ट करना, निषेचन को संपन्न करना। तो निषेचन के लिए ट्रांसफर ऑफ गैमीट, युग्मक के जो स्थानांतरण की क्रिया है, उसमें पूंछ वाले भाग द्वारा शुक्राणु गतिशीलता को प्राप्त होती है और अग्रस्थ भाग में पाए जाने वाले एक्रोसोम के माध्यम से अंडाणु की दीवार को भेद कर इसके केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से मिलते हैं। अब हम अंडाणु की रचना देखेंगे। अब हमारे सामने मानव अंडाणु अर्थात मादा युग्मक की रचना प्रस्तुत है। इसके माध्यम से हम लोग मादा युग्मक की रचना देखेंगे। इसमें सबसे बाहर की ओर जो आप देख रहे हैं कोरोना रेडिएट, अभी समसामयिक रूप से कोरोना की चर्चा है। आपको इस शब्द के बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं कि कोरोना शब्द का मीनिंग सूर्योदय के समय उसके निकलने वाले किरणों के आधार पर रखा गया है। और ये कोरोना की स्थिति सूर्य जिस समय संपूर्ण रूप से उदित होते हैं, उसके चारों तरफ से जो लाइट के रे निकलते हैं, उसी को कोरोना कहा जाता है।
और इसी प्रकार की रचना अंडाणु के चारों तरफ दिखाई देती है, जिसे कोरोना रेडिएट या रेडिएटा कहा जाता है। इसके अंदर एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है जिसे अंड द्रव्य कहते हैं, और परस्पर विपरीत साइड में केंद्रक और ध्रुवीय निकाय पाए जाते हैं। यही केंद्रक जब शुक्राणु के केंद्रक से मिलेंगे तब जाकर निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। इसके बाहर जोना पेलुसिडा है, प्लाज्मा झिल्ली है और अंडभित्ति है। आप जरा विचार करें कि शुक्राणु जब यहां आएंगे और दोनों का संलयन होगा तो दोनों के संलयन का मीनिंग उन दोनों के केंद्रकों के आपस में मिलने से है। केवल अंडाणु और शुक्राणु के एक दूसरे के संपर्क में आ जाने मात्र से निषेचन नहीं होगा। निषेचन कब होगा? जब शुक्राणु के केंद्रक अंडाणु के केंद्रक से फ्यूज करेंगे। अब इसके बाहर जो आवरण है, अंडभित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, जोना पेलुसिडा, इन तीन परतों को भेद सकने की कैपेसिटी शुक्राणु के एक्रोसोम में होती है, जो इस दीवारों को तोड़ते हुए अपने केंद्रक को अंडाणु के केंद्रक तक पहुंचाती है। यह अगले टॉपिक का, अगले क्लास का यह विषय वस्तु होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे निषेचन। आपको प्लांट रिप्रोडक्शन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बताया गया था, कई बार इस बात की चर्चा हुई है कि निषेचन वह क्रिया है लैंगिक जनन की सफलता के लिए जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, दोनों के केंद्रक आपस में फ्यूज करते हैं, तो यह घटना निषेचन कहलाती है। स्वाभाविक रूप से हम मनुष्य में भी रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि पाई जाती है, अर्थात फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया एक अनिवार्य घटनाक्रम है, जो अगले क्लास में हम देखेंगे। और इसके साथ ही दोनों प्रकार के युग्मकों की रचना संपन्न होती है। आपसे पुनः मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और यदि मानव अंडाणु की रचना को यदि आप भाषा देना चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, मानव में मादा युग्मक या अंडाणु अंडोत्सर्ग के माध्यम से अंडाशय से मुक्त होकर फैलोपियन नलिका में पहुंचती है। इसके सबसे बाहरी आवरण के रूप में अंडभित्ति पाई जाती है, जिससे कोरोना रेडिएटा निकली होती है। अंडभित्ति के अंदर जोना पेलुसिडा की जगह होती है और इसके ठीक नीचे प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। अंदर की ओर गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में अंड द्रव्य पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से आमने सामने केंद्रक और ध्रुवीय निकाय की उपस्थिति होती है। अंडाणु के केंद्रक ही निषेचन के रूप में संलयन की क्रिया में भाग लेते हैं। इस प्रकार हम लोग निषेचन की पृष्ठभूमि को जान गए कि वह दो यूनिट मादा युग्मक नर युग्मक आपस में मिलेंगे, तो मिलने से पहले उनकी संरचनात्मक स्वरूप को हम लोगों ने देखा। अगले क्लास में हम लोग निषेचन को देखेंगे। धन्यवाद।